मित्रों नमो नमः। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सचिन पांडे है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी जो 4.20 की जो परीक्षा आपकी होनी है उसमें आपको 6 to 8 वर्ग 6 to 8 के संस्कृत विषय का क्या आपका एलिजिबिलिटी होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, डिमोशाइल है कि नहीं है, क्या है, कितना है, नए पैटर्न पे आधार पर ये सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि बहुत अच्छा आपके सामने एक मौका फिर से आपको बीपीएससी ने दिया है। आप शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री ने ऐसा ऐलान किया है कि आपकी एस्टेट की परीक्षा इसी महीने आवेदन शुरू हो जाएगा 16-17 तारीख से और अक्टूबर महीने में आपकी एस्टेट की परीक्षा होगी और फिर टीआरई 4.0 की जो परीक्षा है वो दिसंबर में आपकी होनी है, उसका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। तो आप लोग के लिए बड़ा सुनहरा मौका ये आपके सामने दिख रहा है। आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए इस तैयारी में और फिर से बिहार एक मौका आपको दे रहा है। इससे पहले टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 2 हो चुका है और टीआरई 3 हो चुका है। अब टीआरई 4.0 की हम बात करते हैं। तो इसमें 6 to 8 की हम बात करें कि इसमें योग्यता क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो 6 to 8 के लिए अगर आप कब एलिजिबल हैं तो आपको पता है 6 to 8 के लिए आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए। पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका बीए होना चाहिए। अगर आप संस्कृत विषय से फॉर्म भर रहे हैं तो बीए में आपका संस्कृत विषय होना चाहिए, पहला योग्यता। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरा आपकी योग्यता है बीएड, बीएड होना चाहिए। और बीएड अगर नहीं है तो 6 to 8 के लिए मैं आपको बता दूं आपका बीटीसी भी चलेगा, बीटीसी भी आप किए हैं या इसी का नाम डीएलएड है। अगर आप डीएलएड भी किए हैं तो आप इस फॉर्म भरने के योग्य हैं। बीएड या बीटीसी दोनों में कुछ भी किए हैं, ये डिप्लोमा डिग्री है और आप बीए हैं, ग्रेजुएशन है, आपका विषय संस्कृत है तो आप संस्कृत से 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी योग्यता की अगर हम बात करें तो तीसरी योग्यता सी टेट आपका पास होना चाहिए। सी टेट 6 to 8 के लिए पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट नहीं, पेपर फर्स्ट प्राइमरी के लिए है, पेपर सेकेंड आपका पास होना चाहिए। अगर ये आप सी टेट का सेकेंड पेपर पास हैं, आप बीएड या बीटीसी कुछ किए हैं, आप ग्रेजुएशन हैं, तो ये 3 डिग्री है तो आप बीपीएससी 4.0 में 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं टीजीटी और पीजीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 to 8 की बात कर रहा हूँ। केवल किसके लिए बात कर रहा हूँ? 6 to 8 के लिए बात कर रहा हूँ केवल, ये ध्यान दीजिएगा। मैं इसीलिए बीटीसी लिख दिया हूँ। अगर टीजीटी पीजीटी आएगा तो वहाँ बीटीसी और डीएलएड नहीं चलेगा, केवल बीएड चलेगा। तो 6 to 8 की बात मैं इस वीडियो में केवल कर रहा हूँ, ये आपकी योग्यता रहनी चाहिए। सी टेट सेकेंड पेपर और एक होता है बी टेट। बी टेट अगर आपके पास सी टेट नहीं है तो बी टेट भी अगर आप पास हैं सेकेंड लेवल के तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, सी टेट और बी टेट के लिए। अब ये जो ए स्टेट की परीक्षा इसी महीने से आवेदन है और अगले महीने परीक्षा होगी, वो ए स्टेट की परीक्षा केवल 9 से 10 और 11 से 12 के लिए है, आपके 6 to 8 के लिए नहीं है। 6 to 8 की भर्ती आएगी, जो टीआरई 4 आएगा उसमें 6 to 8 की भी भर्ती आएगी टीजीटी और पीजीटी के साथ। तो अगर आप पहले से सीटेट पास हैं सेकेंड लेवल तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके परीक्षा पैटर्न पे। तो मैं आपको बता दूं कुल इस परीक्षा में 150 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न होते हैं और ये 150 प्रश्न के 150 अंक होते हैं। अब मैं बात करूं कि 150 में से कितने प्रश्न संस्कृत के होते हैं, तो संस्कृत के इसमें 80 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 80 प्रश्न होंगे और 70 प्रश्न जो बच गए, ये 70 प्रश्न आपके अन्य विषय के होंगे। अन्य विषय का मतलब क्या होगा? इस अन्य विषय में आपका शिक्षण योग्यता आ जाएगा, शिक्षण से सवाल होगा, पेडागोजी से सवाल होगा, उसके बाद इसी में जीके जीएस भी आ जाएगा, जीके जीएस से सवाल होगा। फिर आपका इसमें लैंग्वेज, भाषा से सवाल, इंग्लिश और हिंदी आ जाएगा। इसी में आपका साइंस से भी सवाल, मैथ से भी सवाल होगा।
तो मैथ भी आपका आ जाएगा। तो इसमें आपको 70 नंबर में ये विषय रहेंगे और 80 प्रश्न आपके केवल संस्कृत विषय के होंगे, यानी अपने विषय का होगा। मैं अभी इस वीडियो में केवल संस्कृत विषय के जो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 80 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, उस संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम क्या है, केवल मैं संस्कृत की पाठ्यक्रम की चर्चा इस वीडियो में कर रहा हूँ। इसको आप अन्य जगह देख लीजिएगा और अन्य वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं अभी केवल 80 प्रश्न की बात कर रहा हूँ संस्कृत विषय की। तो ये आपका परीक्षा पैटर्न होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 का पेपर होता है, 150 प्रश्न का पेपर होता है, जिसमें 80 प्रश्न अपने विषय का होता है और 70 प्रश्न अन्य विषय के होते हैं, जिसमें शिक्षण और भाषा और ये जीके जीएस मैथ सब आ जाते हैं। अब हम बात करें अगर इसकी डिमोसाइल की, तो डिमोसाइल में नाम मात्र के डिमोसाइल हैं, बहुत कम इसमें डिमोसाइल होगा। मतलब आप बिल्कुल इसका चिंता न करिएगा कि आप अन्य राज्य के हैं तो आप बिहार में भर नहीं सकते। बिल्कुल जैसा पिछले था, पिछला देखा जाए तो उसी प्रकार इस बार भी है, बिल्कुल इसमें आप निश्चिंत रहेंगे। दूसरी चीज़, आपको मैं अगर सिलेबस की बात करूं, संस्कृत के 6 to 8 की सिलेबस की बात करूं, तो इसमें आप लोग बीपीएससी 4.0 उच्च प्राथमिक में 6 to 8 की बात करूं संस्कृत पाठ्यक्रम की, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य रूप से आपको संस्कृत व्याकरण सबसे पहले पूछा जाएगा। अब संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें वर्ण विचार, वर्ण विचार में आपको बहुत सारी चीज़ें, उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है ये सवाल पूछ लेगा। कवर का उच्चारण स्थान बताइए, य का उच्चारण स्थान बताइए, व का उच्चारण स्थान बताइए। उसके बाद आपसे वर्ण विचार में ही एक सवाल प्रयत्न भी आ जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न होते हैं, तो प्रयत्न 2 प्रकार के, तो आभ्यंतर कितने और बाह्य कितने, और अगर आभ्यंतर 5 है तो वो कौन कौन है, बाह्य 11 है तो वो कौन कौन है, किसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको इसी के अंतर्गत आपको स्वर और व्यंजन तैयार करना है कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इस सारी चीज़ों को अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद अगर हम बात करें संज्ञा प्रकरण की, तो संज्ञा में कुछ प्रमुख संज्ञाएं हैं। वैसे तो संस्कृत व्याकरण में 200 से भी अधिक संज्ञाएं हैं, लेकिन उन 200 संज्ञाओं को हमें नहीं पढ़ना है। मुश्किल से 18 से 20 संज्ञा, केवल जो जिस संज्ञाओं से सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं संज्ञाओं को पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से आपका संहिता संज्ञा हो जाएगा, टी संज्ञा हो जाएगा, उपधा संज्ञा हो जाएगा, ये सारी संज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसके बाद आपका उपधा संज्ञा है, टी संज्ञा है और बहुत सारी संज्ञाएं हैं, जैसे आदिरंतेन सहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो बहुत सारे संज्ञाएं ये सवाल पूछे जाते हैं। तो 18 से 20 संज्ञाएं जो हैं, उस संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, उसका उदाहरण क्या है, ये आपको तैयार। उसके बाद संस्कृत व्याकरण में सामान्य परिचय, संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय में जैसे संस्कृत व्याकरण के प्रथम प्रवर्तक कौन है, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, त्रिमुनि का नाम आता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में समझ लें। फिर व्याकरण के और कौन कौन प्रमुख शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, और उस ग्रंथ के रचयिता कौन है, इसको समझना है। फिर संधि प्रकरण, संधि में आपको अच संधि पढ़ना है, हल संधि पढ़ना है और विसर्ग संधि पढ़ना है। तो मैं आपको ये संधि में किसी शब्द को देखकर उस शब्द में कौन सी संधि है, इसका आसान तरीका मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद कारक प्रकरण, कारक प्रकरण में आपको विभक्ति पढ़ने हैं, साथ में इसी के अंतर्गत विभक्ति पढ़ना है, इसी में आपको वचन भी पढ़ लेना है, इसी में आपको कारक, विभक्ति, वचन और कारक, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कारकों की संख्या कितनी होती है, विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, किस अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद समास, समास के भेद कितने हैं, तो 5 भेद बताया गया लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो उसमें तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु, इन सभी समास के उदाहरण और इन सभी समासों के सूत्र, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हम अगर बात करें तो व्याकरण में ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका सूत्र उदाहरण खूब परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको बड़ा सरल ढंग से हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें व्याकरण, तो प्रत्यय प्रकरण, प्रत्यय में आपको कृदंत पढ़ना है
और कृदंत प्रत्यय और उसके बाद तद्धित प्रत्यय पढ़ना है, और एक प्रत्यय और है जो स्त्री प्रत्यय है। तो इन तीनों प्रत्ययों को अच्छे से पढ़ना है, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है और किस सूत्र से उसमें प्रत्यय हुआ है। उसके बाद शब्द रूप और धातु रूप से सवाल। शब्द रूप से आपसे विभक्ति और वचन से सवाल पूछेगा। कोई शब्द देकर उसमें कौन सी विभक्ति है बताइए, और कोई शब्द देकर के उसमें कौन सा वचन है, विभक्ति और वचन कौन सा है ये। तो शब्द रूप याद करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगा। राम, हरि, गुरु, पिता आदि का रूप हमें याद करना होता है। धातु रूप में आपको 3 चीजें ध्यान देनी होती है। इसमें आपसे कोई धातु रूप दे करके आपसे लकार पूछेगा। अगर आप लकार बता दिए तो फिर पूछेगा पुरुष कौन सा है, पुरुष भी बता दिए तो आपसे पूछेगा वचन कौन सा है। कोई भी रूप, जैसे पूछा था पठानी कहाँ का रूप है, और पठानी में लकार, पुरुष और वचन तीनों बताना है। पठानी में अगर आप बता दिए कि लोट लकार है तो फिर पूछेगा कि लोट लकार में तो 3 पुरुष होते हैं, बताइए 3 पुरुषों में कौन, प्रथम मध्यम उत्तम। तो उत्तम, अगर उत्तम पुरुष बता दिए तो फिर पूछेगा कि उत्तम पुरुष में 3 वचन होते हैं, उस वचनों में कौन से वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, तब आपको प्रश्न का अंक मिलेगा। तीनों संख्याओं का ज्ञान 1 से 100 तक संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान आपको आना चाहिए। जैसे 87 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 85 को क्या कहते हैं, 88 को क्या कहते हैं, 89 को क्या कहते हैं, 78 को क्या कहते हैं। तो 1 से 100 के बीच आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए संस्कृत भाषा में। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अव्यय और उपसर्ग भी पढ़ने हैं। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कौन होते हैं, और उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन वे उपसर्ग हैं, इन सब को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को अपठित गद्यांश से भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और ये अपठित गद्यांश 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अपठित गद्यांश पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी तो 4 अपठित गद्यांश, और एक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 4 गद्यांश पूछ लिया तो 20 प्रश्न तो यही गद्यांश लेकर के। और मेरा मानना यह है कि गद्यांश यदि पूछ रहा है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि गद्यांश वाले जो प्रश्न होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर तो आपका सही ही होगा। क्यों? क्योंकि गद्यांश वाले सभी प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश में ही मिल जाता है। तो ये बड़ा आसान होता है। और बीपीएससी में जितने पेपर पुराने देखेंगे आप, सभी पेपर में गद्यांश पूछा गया, और एक नहीं 3-3, 4-4 गद्यांश पूछा गया है। तो अपठित गद्यांश उसको पढ़कर, इसमें आपको संस्कृत भाषा में थोड़ा पकड़ होना चाहिए। उस गद्यांश को पढ़कर उसके अर्थ और भाव को समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। इसके बाद संस्कृत साहित्य पढ़ने हैं। तो संस्कृत साहित्य में आपको कुछ प्रमुख संस्कृत साहित्य के ग्रंथों का सामान्य अध्ययन करना है। सामान्य अध्ययन का मतलब उस ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों की सूक्तियाँ याद कर लीजिए, इन सभी ग्रंथों के लेखक का नाम याद कर लीजिए, इन सभी ग्रंथों में कितने अंक हैं, कितने सर्ग हैं, ये तैयार कर लीजिए, उन अंकों और सर्गों का नाम याद कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, इन सभी ग्रंथों की भूमिका अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार नहीं, 10-10 बार इन पुस्तकों का भूमिका पता होना चाहिए। भूमिका का मतलब इसकी कहानी, इसकी कहानी क्या है, फिर इसमें भूमिका और इसमें अंक या सर्ग कितने हैं ये आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद इन सभी ग्रंथों की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ आपको परीक्षा में पूछा जाता है। कोई सूक्ति दे देगा और इसी ग्रंथ में कोई वो सूक्ति होगी, तो सूक्तियाँ आपको ध्यान देना है। इसके बाद इसके लेखक के नाम आपको याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आदि पदार्थ याद रखना है। इसी ग्रंथों में कुछ श्लोक में दिए हुए कुछ पद होते हैं, उस पदार्थ से सवाल पूछ लिया जाता है। प्रकृति और प्रत्यय से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों को पढ़ना है। कौन? तो नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है, मेघदूतम कालिदास की रचना है, उत्तरामचरितम भवभूति की है, स्वप्नवासोत्तम भास की है, सुकनासोपदेश ये कादम्बरी का एक छोटा अंश है। सुकनासोपदेश कादम्बरी का एक छोटा अंश है, और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का केवल चतुर्थ अंक, केवल चतुर्थ अंक खास करके आपको अच्छे से अध्ययन करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है, और चतुर्थ अंक में मात्र 22 श्लोक हैं। उन 22 श्लोक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक पंक्ति चतुर्थ अंक की महत्वपूर्ण है। कोई भी पंक्ति उठाकर दे देगा और पूछेगा ये किसकी है, ये भी पूछ देता है कि ये प्रियंवदा की पंक्ति है, अनुसुईया की है, किसकी है। उत्तरामचरितम, उत्तरामचरितम जो है
अच्छा, यहाँ उत्तरामचरितम 2 बार हो गया। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य अध्ययन खास करके द्वितीय अध्याय आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह संस्कृत साहित्य के इन ग्रंथों का सामान्य अध्ययन का मतलब इनमें सूक्तियाँ, इनमें कुछ प्रमुख श्लोक, इनके कुछ भूमिकाएं, इनकी कहानियाँ, इनके सर्ग, इनके अंक, किस ग्रंथ में कितने सर्ग कितने अंक हैं, उन अंकों का नाम क्या है। देखिए, अंकों का नाम भी पता होना चाहिए, सर्गों का नाम भी पता हो। अगर नाटक होगा तो उसमें अंक होगा, अगर महाकाव्य होगा तो सर्ग होगा। ये आपको पढ़ाई करना है। मैं 6 to 8 सिलेबस की बात कर रहा हूँ संस्कृत विषय में। बीपीएससी 4.0 में जो संस्कृत विषय का पेपर होता है, उस पेपर में आपके यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूँ अगर, तो इसमें आपको बस इतना ही सिलेबस था, यही सामान्य सिलेबस है। इसी सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आपके लिए मैं नया बैच, बिल्कुल संस्कृत का बिल्कुल फ्रेश बैच, नया बैच लेकर आ रहा हूँ। और आप लोगों के लिए 2025 में लगातार मौका ही मौका मिलता जा रहा है। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग बीएड नहीं किए हैं, जो बीपीएससी हैं, बीटीसी किए हैं, उनके लिए ये 6 to 8 वाला जो मौका है ये बहुत बेहतरीन है। तो आप सब लोग बिना देरी किए क्लास शुरू कर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इस मौके को अगर आप गंवा देंगे तो फिर आगे आपके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। 2025 आपके लिए लगातार मौका। अभी एलटी ग्रेड लगा हुआ है, तब तक जीआईसी की भर्ती आ गई, उसके बाद बीपीएससी आ गया, 2000 बीपीएससी 4 पॉइंट, आरपीएससी की परीक्षा अगले महीने है, आरपीएससी फिर फॉर्म निकाल दिया है सेकेंड ग्रेड का। तो इस तरह लगातार आपको मौका ही मौका दिया जा रहा है। इस मौके का लाभ ले लीजिए आप लोग। और बिहार आपको चौथी बार मौका दे रहा है, तो आप लोग इस मौके से न चूकिएगा। और आप लोगों के लिए बिल्कुल संस्कृत का फ्रेश बैच, पूरे सिलेबस को हम बहुत सरल ढंग से, बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग संस्कृत के बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जा कर के आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है। क्या करना है? अड्डा 24/7 जो सर्च करेंगे, तुरंत आपके सामने ये एप्लीकेशन आएगा और इसको आप करेंगे। ऑल कोर्स में जाना है। ऑल कोर्स में आप टीचिंग में जब जाएंगे तो टीचिंग में आपको यहाँ बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी का है, बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 का अलग है, बिहार शिक्षक भर्ती 9 से 10 का अलग है, बिहार स्टेट 11 से 12, ये बिहार शिक्षक भर्ती 11 से 12 अलग है। तो अगर आप 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 6 to 8 में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बैच दिखेगा, बिल्कुल फ्रेश बैच, जो महापैक शिक्षक भर्ती का महापैक दिखेगा 6 to 8 वाले में। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जुड़ जाना है और इसमें सफलता पैक है बिहार बीपीएससी के लिए 4.0 के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप सभी लोग इस बैच में इनरोल हो जाएंगे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग YT29 कूपन कोड जरूर यूज करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को, इस सेशन को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।